सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आज हम ओशनोग्राफी के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियाँ। देखिए, बेसिकली ये जो प्रवाल हैं ये पॉलिप्स होते हैं, जीव होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट इनका भोजन होता है ना, सागरीय लवणता से ये प्राप्त करते हैं। ये निश्चित भौगोलिक दशाओं में ही फलते फूलते हैं, है ना। तो कुछ फिक्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें ये जीव जो है ये पनपते हैं, ठीक है। अब ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, इनकी क्या रेंज है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे एक बात स्पष्ट है कि ये जो जीव हैं ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पेटी है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, इसके बीच की जो बेल्ट है, जो वार्म टेम्परेचर्स की कंडीशंस जहां पर हमें देखने को मिलती है, उसी क्षेत्र में ये जीव जो है ये पनपते हैं, ठीक है। क्योंकि उन क्षेत्रों में जो टेम्परेचर संबंधी भौगोलिक दशा है वो प्रवालों के वृद्धि के अनुकूल मिलती है। हम इस लेक्चर में उन तमाम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस गहराई पर इन प्रवालों की वृद्धि शुरू होती है, इनका जीवन कौन से गहराई तक संभव होता है ना। क्या शुद्ध जल इनके लिए लाभकारी है, गाद मुक्त जल जो है क्या वो इनके लिए ज़रूरी है ना। तो उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ये सहजीवन दर्शाते हैं, है ना। और हम फिर बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हम उनके कई सारे उदाहरण भी इस लेक्चर में देखेंगे। ये कोरल रीफ्स से संबंधित जो हमारे लेक्चर हैं उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग जितनी भी थियरीज है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स, हम उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रवालों की भित्तियां हैं, ये जो प्रवाल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट से ये अपना आउटर शेल बनाते हैं, खोल बनाते हैं ये अपना, और जब ये मर जाते हैं तो ये खोल जमा होते रहते हैं, ठीक है। फिर जब ये जमा होते हैं तो लगातार क्या होता है, अवसादन से सब्सिस्टेंस होता है, तो जो जमे हुए पदार्थ हैं वो और कंसोलिडेट हो जाते हैं, और इस तरह से एक कठोर दीवार जैसी बन जाती है, और वही कोरल रीफ कहलाती है। इनकी जो 3 प्रकार है, जिसको में एक है फ्रिंजिंग रीफ, अपतटीय प्रवाल भित्ति, एक है अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरा है एटॉल, है ना। हम इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम प्रवालों की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, नंबर 1 ये सागरीय जीव हैं, और नंबर 2 ये कैल्शियम कार्बोनेट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और उस कैल्शियम कार्बोनेट से ये आउटर शेल बनाते हैं, अपना कवच बनाते हैं, और वो कवच जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, ठीक है, और उसी के जमने से ये भित्तियां बनती हैं, ठीक है। तो जब हम प्रवाल भित्ति की बात करते हैं तो ये एक तरह की कैल्शियम युक्त चट्टाने हैं। अब हमें समझ में आ गया ना कि कैल्शियम युक्त चट्टाने क्यों हैं, क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रवाल भोजन के रूप में लेते हैं, पॉलिप्स जिसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी से जो आउटर शेल बनती है उसके जमाव से ये जो रीफ्स हैं इनका निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें कैल्शियम की चट्टानों के रूप में संबोधित किया जा सकता है। ये पॉलिप होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, और इनके अस्थि पंजर और खोल जो हैं उनके ही लगातार जमने से ये कैल्शियम युक्त चट्टानें बनती है, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं, प्रवाल भित्तियां कहते हैं, ठीक है। ये समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपना खोल बनाते हैं। ये झुंड में रहते हैं,
ठीक है। बेसिकली जो प्रवाल है ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। इसका मतलब आपको ये जो प्रवाल है ये एकाकी नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में प्रवाल जो हैं वो एक साथ रहते हैं। ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। ध्यान रखना, अभी मैं सहजीवन की बात करूंगा, वो डिफरेंट है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, और जब ये मर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तली पर बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, है ना, और ये समुद्री नीतल पर जमा हो जाते हैं। इनके ऊपर नए प्रवाल जो हैं वो ग्रो करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। धीरे 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 वो भित्ति जो है वो ऊपर की ओर ग्रोथ करती है, और वो कई बार ऐसा होता है कि लो और हाई टाइड के बीच वाली ऊंचाई पकड़ लेती है। तो जब लो टाइड की स्थिति होती है तब वो दिखाई देती है। कई बार वो मीन सी लेवल से ऊपर तक आ जाती है, लेकिन हाई टाइड के समय वो जलमग्न हो जाती है, और कई बार उससे ऊपर भी उसका लेवल देखने को मिलता है। और उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो भित्तियां हैं ये हमें सदैव दिखाई देती है सागर में ऊपर निकली हुई। ठीक है, कई बार जब ये सागर तटों के दूर ये भित्तियां डेवलप होती हैं तो एक एकाकी छोटा स्थल खंड जैसा दिखाई देता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो बेसिकली एक आइलैंड होता है, और उसकी फॉर्मेशन क्योंकि कोरल से हुई है इसीलिए उसको कोरल आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, हम ये देखते हैं कि जब ये जीव मरते हैं, जमा होते जाते हैं, नए जीव पनपते हैं, फिर पुराने जीव मरते हैं, जमा होते जाते हैं, नए जीव पनपते जाते हैं। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, और परत दर परत जो जमाव है वो मोटे होते जाते हैं, है ना। तो कई परतें जो है वो हमें देखने को मिलती है, कई परतें जमा हो जाती है। अब ये जो परतें जमा होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे प्रवालों के अस्थि पंजर खोल जमा होते जाते हैं गारे की मदद से, है ना। गारे के द्वारा क्या होते हैं, ये बेसिकली आपस में बंध जाते हैं। जो मोर्टर होता है ना, मोर्टर जो गाद होता है, उससे क्या होता है कि इनकी सीमेंटिंग हो जाती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे जब हम दीवार बनाते हैं तो हम उनको जोड़ते जाते हैं, और जो एक मटेरियल होता है जिसमें बजरी होती है, सीमेंट होती है, पानी होता है ना, हम क्या करते हैं उससे उनको जोड़ते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो मोर्टर है ना, ये जो गारा है, ये बेसिकली सीमेंटिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये आपस में बंध कर कड़ी चूने की चट्टानें, है ना, कठोर चूने की चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं, और वही जो है वो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहलाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे जैसे जमाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसके ऊपर जमाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, नीचे की तरफ बोझ लगता है, लगना ही लगना है। ठीक है, आपके ऊपर मान लीजिए एक रजाई डली हुई है, एक और डाल दी जाए तो आपको थोड़ा और बोझ महसूस होगा, 5 और डाल दी जाए तो और बोझ महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये परत दर परत चढ़ती जाती है तो इनका दबाव लगता है ना, ये ऊपरी परतों का दबाव लगता है, और इसके कारण कंसोलिडेशन और बेहतर होता है, और ये जो भित्ति है ये पत्थर की तरह कठोर हो जाती है, चट्टान बन जाती है। ठीक है, जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं। इस प्रकार प्रवाल चट्टानों के निक्षेप से प्रवाल की निरंतर वृद्धि, प्रवाल भित्ति की निरंतर वृद्धि होती रहती है। ध्यान रखना, प्रवाल भित्ति यहां पर आपको जोड़ना है, उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। पर्याप्त समय बाद समुद्री जल स्तर से ये ऊपर भी दिखाई दे सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हर प्रवाल भित्ति समुद्र तल से ऊपर ही आए, लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती रहती है ना, ये धीरे 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 ऊपर आती रहती हैं, और ये जो मीन सी लेवल है उससे ऊपर प्रकट होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम एक
बहुत सुंदर पिक्चर देखते हैं, ठीक है, इतने ही खूबसूरत होते हैं प्रवाल, है ना। लेकिन कब? जब हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, है ना। यदि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ेंगे या मान लीजिए कि समुद्री जल में प्रदूषण बढ़ेगा, तो फिर ये अपनी आभा खो देंगे। इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, है ना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे कोरल ब्लीचिंग होती है ना। तो यदि कोरल ब्लीचिंग होती है तो ये जो सुंदर संसार है ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रवालों का, है ना। ये प्रवालों का सुंदर संसार तभी देखने को मिलेगा जब आप इस प्लेनेट को भूमंडलीय तापन से बचा कर रखोगे, ठीक है। जब आप समुद्री जल को गंदला नहीं करोगे, उसको प्रदूषित नहीं करोगे। यदि हम वैसा करेंगे तो ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ हमारे लिए पिक्चर रह जाएगी, रियलिटी में हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रवाल जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कई तरह के, कई प्रकार हैं इनके, है ना। बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं। जैसे ये प्रवाल है, देखते ही लगता है जैसे मानव मस्तिष्क है ना। इनका नाम ही है ब्रेन कोरल, है ना। ऐसे ही जैसे ये प्रवाल है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ सींग ही सींग निकले हुए हैं, इनका नाम ही है एंटलर्स कोरल, ठीक है, सींग प्रवाल। ऐसे ही ये प्रवाल है, देखो, है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे पिलर्स है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ पिलर्स बना दिए हैं। इसका नाम ही है स्तंभ प्रवाल या पिलर कोरल। यहां देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई, हम लोग जो है किसी पार्क में बैठे हैं और ये गोल टेबल जो है वो हमारे लिए सजाई गई है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं टेबल कोरल, है ना। यहां देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फूल की पत्तियां हैं, है ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसीलिए है पत्ती प्रवाल या लीफ कोरल। यहां पर ऐसा लगता है जैसे क्रिसमस ट्री है ना, तो इसका नाम है क्रिसमस ट्री कोरल, है ना, कोरल, ठीक है। तो बहुत तरह की, ये तो हमने कुछ लिए हैं, थोड़े एग्जांपल और दिखा देता हूं, है ना। बहुत तरह के कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये एक विशाल पिंड है ना, ये है मैसिव कोरल, बहुत बड़ा कोरल है। यहां पर देखिए आप, है ना, ऐसा लगता है ना अलग अलग परतें जो है वो हो रही है ना, इनको बोलते हैं फॉलियोस कोरल या पर्णयुक्त प्रवाल। ये देखिए आप, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे एक टेबुलर सीरीज है ना, इनको कहते हैं टेबुलर कोरल या सारणीबद्ध प्रवाल, है ना। फिर यहां देखिए आप, ऐसा लगता है कि खूब सारी ब्रांचेस निकल रही है चारों तरफ, जैसे एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं निकलती है ना, ऐसे यहां पर प्रतीत हो रहा है। इसको कहते हैं शाखायुक्त या ब्रांचिंग कोरल। ऐसे ही यहां पर देखो, ये भी है, ये एक पर्णयुक्त कोरल हमें सामने दिखाई दे रहा है ना। बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं ना। आज के लेक्चर्स में हमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी अभी, ठीक है। प्रवाल भित्तियों को कौन से प्रवाल भित्तियों पर कौन से पौधे रहते हैं, है ना, कौन से पौधे हैं जो प्रवाल भित्तियों के ऊपर रहते हैं, जिनके साथ प्रवाल सहजीवन दर्शाते हैं। ध्यान रखना, हमने जो बात की थी अभी पहले, वो की थी कि प्रवाल जो हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सिंबायोसिस दर्शाते हैं, सहजीवन दर्शाते हैं, ठीक है। और किसके साथ दर्शाते हैं? एल्गी के साथ, शैवाल के साथ। कई प्रकार के शैवाल जो होते हैं, है ना, उनके साथ ये सहजीवन दर्शाते हैं। ये देखो, ये सारी जो पिक्चर्स दिखा रही हैं, इसमें एल्गी कोरल वाले क्षेत्र में आपको उनके साथ एल्गी दिखाई दे रही है। यदि एल्गी नहीं होगी तो कोरल जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इनका, अभी मैं आपको एक स्लाइड में दिखाऊंगा, इनका एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना जो है वो इस बात को साबित करता है कि यदि एल्गी गई तो कोरल भी गए। और ब्लीचिंग में यही होता है, एल्गी कोरल को छोड़ के चली जाती है, कोरल मर जाते हैं, है ना, उनकी ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। अभी हम उन पे चर्चा करेंगे आगे। अब देखो, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल है, ठीक है। हम लोग यहां ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो प्रवाल हर दशा में विकसित नहीं होते। कुछ निश्चित भौगोलिक दशाएं हैं जो प्रवालों की उत्पत्ति, उनके विकास के लिए अनुकूल होती हैं, है ना। और वो जो दशाएं, उनमें सबसे पहला है सी वाटर या ओशनिक वाटर टेम्परेचर। ये
वार्म वाटर जो होता है ना, गर्म पानी, ये उसके अंदर जीवित रह सकते हैं, पनपते हैं, उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जनरली टेम्परेचर जहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेंज करता है, वो क्षेत्र इन प्रवालों की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। और ऐसी तापमान दशाएं हमें 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए पूरी दुनिया में जब आप कोरल्स का कंसंट्रेशन देखोगे, संकेंद्रण देखोगे, तो इसी पेटी में आपको देखने को मिलेगा। इससे अन्यत्र जो प्रवाल हैं वो यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रवाल जीव जो है वो उष्ण जल में ही विकसित हो पाते हैं। इसके लिए सागरीय जल का तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना जरूरी है। और ये तापमान दशाएं हमें 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की पेटी में, जो उष्ण कटिबंधीय पेटी है, उसमें सागरीय भागों में देखने को मिलती है। तो यहीं पर ये पनपते हैं। गर्म सागरीय धाराएं इनके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, और दूसरी तरफ वो इनके लिए भोजन उपलब्ध कराती है। सैलिनिटी जो है ना, उसके थ्रू इनको भोजन मिलता है। जो ओशनिक सैलिनिटी होती है, सागरीय लवणता होती है, उससे इनको भोजन मिलता है। तो ये जो महासागरीय धाराएं हैं प्रवाल जीवों की वृद्धि में सहायक होती हैं। ठीक है, विशेष तौर पे कौन सी? गर्म धाराएं। कौन सी? गर्म धाराएं। ठीक है, ठंडी धाराएं तो इनका कबाड़ा कर देगी, वो टेम्परेचर को डाउन कर देगी, और फिर ये उन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये गर्म महासागरीय धाराएं जो अपने साथ लवणता भी लेकर आती है, तो ये टेम्परेचर कंडीशंस को भी मेंटेन करती है, और उसके साथ साथ ये इनके लिए भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। यही कारण है कि प्रवाल भित्तियां महासागरों के पश्चिमी किनारों पर अधिक पाई जाती है ना, महासागरों के पश्चिमी किनारों पर अधिक पाई जाती है। देखिए, मैं आपको आगे चल के एक डायग्राम दिखाता हूं, फिर मैं वापस पीछे लेके आऊंगा आपको। ठीक है, हमने जो अभी बात करी उस पर थोड़ा सा फोकस करना। हमने क्या कहा था कि 30 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच हमें प्रवालों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। बताइए, ये बात यहां पर स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही? ये देखो, ये 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की पेटी है, और इसी पेटी में हमें दुनिया के सबसे ज्यादा जो प्रवाल भित्तियां हैं वो देखने को मिलती है। प्रवालों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखिए आप, जो मुख्य जो सागरीय धाराएं हैं, जो गर्म धाराएं हैं, आप ये देखिए कि यहां पर एक धारा जो है वो इस दिशा में बहती है, और एक नीचे जो धारा है वो इस दिशा में बहती है। बताइए, ये प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स हैं या नहीं है? है, गर्म धाराएं हैं। इसी प्रकार यहां पर भी आपको गर्म धाराएं देखने को मिलती है। ये तो 12 मासी है जो नीचे चलती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी आपको गर्म धाराएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये गर्म धाराएं जो हैं वो किधर से किधर चल रही है ना, थोड़ा सा इसको मुझे नीचा बनाना चाहिए था। ठीक है, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो गर्म धाराएं हैं ये किधर चल रही है? ये पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक है, तो ये गर्म जल और लवणता की पूर्ति कहां करेगी? ये इन पश्चिमी भागों में करेगी। ये इन पश्चिमी भागों में करेगी। बताइए, करेगी या नहीं करेगी? इसीलिए जो कोरल्स का कंसंट्रेशन है ये आपको महासागरीय भागों में पश्चिमी जो किनारे हैं, ठीक है, उन पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, यदि महाद्वीपीय किनारों की बात आ जाए तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग हैं। ठीक है, और महासागरों के संदर्भ में बात की जाए तो ये महासागरों के पश्चिमी भाग हैं। बेल्ट कौन सी है? 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। समझ में आ गई बात? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे फोकस करिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे ताकि दोबारा हमें इस डायग्राम पे रुकना नहीं पड़े, है ना। यहां पर आपको देखकर साफ पता लग रहा है कि पूरे संसार में प्रवालों का संकेंद्रण सर्वाधिक पैसिफिक ओशन के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच में देखने को मिल रहा है। बोलिए यस और नो। ठीक है, और उसके बाद हमें इनका अच्छा संकेंद्रण जो है वो
कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये दूसरा वो पॉकेट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ तो ये ईस्ट इंडीज और उसके चारों तरफ के क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वो ये पूरा भाग है ना, यहां पर ईस्ट इंडीज है ना, और एक तरफ ये वेस्ट इंडीज और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र। तो कितना आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। हिंद महासागर में यदि बात करें तो यहां पर जिन भागों में इन गर्म धाराओं का प्रभाव है उन पूरे भागों के अंदर अच्छी मात्रा में कॉरल्स जो है उनका कंसंट्रेशन मिलेगा, और उसके बाद इस भाग में आपको कॉरल्स का अच्छा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये जब हम देखते हैं कि प्रवाल भित्तियों का विश्व मानचित्र के ऊपर वितरण, तो हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग वापस अपने काम पे चलते हैं। अब देखो, हमने टेम्परेचर की बात कर ली, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है डेप्थ। किस डेप्थ तक, क्योंकि जीव हैं, एक निश्चित गहराई तक पनप सकते हैं, है ना। और जीवों के लिए बहुत जरूरी है सनलाइट, है ना। क्या जरूरी है? सनलाइट। तो जहां तक फोटिक जोन है, पुराने वाला लेक्चर याद करिए, है ना, जहां तक फोटिक जोन है, जहां पर हमें सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है, ठीक है, वो जो जोन है वो इनके लिए उपयुक्त है। क्लियर? अब देखो, हम ये देखते हैं कि जो प्रवालों का विकास है वो उस गहराई तक देखने को मिलता है मीन सी लेवल के नीचे, जहां सूर्य का प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है, वहां हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिक गहरे समुद्री भागों में प्रवाल जीवित नहीं रह सकते, है ना। अधिक गहरे जो भाग होते हैं उसमें प्रवाल नहीं पनपते हैं। 30 से 50 फैदम, है ना, कितना? 30 से 50 फैदम। यदि मीटर में बात करो तो 60 से 100 मीटर, 60 से 100 मीटर, ठीक है। ये जो गहराई है ना, हम फिट में यदि इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखो, ये नीचे स्केल दे रखी है ना, 1 फैदम बराबर 2 मीटर बराबर 6 फिट, है ना। इससे चाहे गहराई फिट में आए, चाहे मीटर में आए, चाहे फैदम में आए, हमें एक यदि याद है इकाई तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 30 to 50 फैदम और 60 to 100 मीटर, है ना। ये जो गहराई है इससे अधिक गहराई पर ये नहीं पनपते हैं, ठीक है। तो मिलने भी नहीं चाहिए, मिलते तो हैं, है ना। हमने कई सारे एक्सपीडिशन देखे हैं जिसमें प्रवाल जो है वो इस गहराई से भी ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अवशेष मिलते होंगे, है ना। तो इस बात, ये जो गुत्थी है इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे जब हम प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पे बात करेंगे, ठीक है, तब हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमें यह ध्यान रखना है कि यदि फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात की जाए तो गहराई जो है वो 30 से 50 फैदम की गहराई, या यूं कहें 60 से 100 मीटर की गहराई जो है, उससे अधिक गहराई पर प्रवाल जो है वो जीव जो है नहीं पनपते हैं। फिर देखो, एक विद्वान हुए गार्डिनर, है ना, इन्होंने ये बात कही कि 150 से 170 फैदम की गहराई पर पाए जाने वाले प्रवाल जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उनका भी वर्णन गार्डिनर ने किया है। तो जो गार्डिनर महोदय जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि हम जिस गहराई की बात कर रहे हैं 30 to 50 फैदम, ये कह रहे हैं कि उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा, है ना, 3-4 गुना ज्यादा गहराई पर, अर्थात 150 से 170 फैदम की गहराई पर भी प्रवाल मिलते हैं। ये बात सही है, प्रूव भी हो चुकी है ना। लेकिन हम सिद्धांतों के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें इस गहराई तक भी प्रवाल जो है उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब देखो, सागरी जल की लवणता, तो यह बात तो तय है कि लवणता इनका भोजन है। इसका मतलब यह हुआ
कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि लवण मुक्त जल इनके लिए अच्छा हो, ये तो कभी नहीं हो सकता, है ना। जहां पर नदियां अपने मुहाने बनाती है, फ्रेश वाटर लेकर आती है, उसमें गाद भी होता है, तो ना तो इनके लिए फ्रेश वाटर अच्छा होता और ना इनके लिए बहुत ज्यादा गाद इनके लिए अच्छा होता। बहुत ज्यादा सेडिमेंट यदि पानी में हो तो वो भी इनके लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए नदियों के मुहानों पर आपको प्रवालों की उत्पत्ति देखने को नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? द रीजन इज वन, वो भोजन कहां से पाएंगे, है ना, जब वहां पे सैलिनिटी का लेवल बहुत नीचा है, क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा है तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अवसाद इतने ज्यादा हैं, तो इतने ज्यादा अवसाद जो है वो प्रवालों के लिए फेवरेबल नहीं है, उनके ओपनिंग्स ब्लॉक हो जाती है और वो मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जल की लवणता की यदि हम बात करें तो प्रवालों की उत्पत्ति और विकास के लिए सागरीय जल में पर्याप्त लवणता होनी जरूरी है। अब ये पर्याप्त लवणता कितनी, है ना, तो ये कहा गया कि 27 प्रति हजार से 40 प्रति हजार तक की जो लवणता है ना, वो इनके लिए बढ़िया है, वो इनके लिए अच्छी है। अभी आपने देखा था ना डायग्राम में, मैं फिर दिखा दूंगा आपको। आप देखोगे कि हमारे जो अरब सागर से लगे सीमांत सागर हैं, अब वहां की लवणता उच्च मिलती है ना, चाहे वो लाल सागर की बात कर लो, चाहे फारस की खाड़ी की बात कर लो, पर वहां अच्छी मात्रा में प्रवाल भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो होती है 35 प्रति हजार, ठीक है। तो ये जो प्रवाल है ये 27 से लेके 40 प्रति हजार की जो सैलिनिटी है ना, उस लेवल की दशाओं में ये अच्छे पनपते हैं, ठीक है। अत्यधिक लवणता वाला जल भी इनके लिए हानिकारक है ना, बहुत ज्यादा लवणता वाला जल है वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। 27 से 40 जो प्रति हजार पर थाउजेंड, है ना, ये जो रेंज है ये इनके लिए सबसे सूटेबल रेंज है ना। और इसमें जो प्रवाल है वो वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो यहां पर, है ना, आपने मेरे साथ सैलिनिटी का चैप्टर किया था ना, आपने देखा ना कि यहां पर लवणता की मात्रा अच्छी पाई जाती है ना, लेकिन लवणता यदि बहुत ज्यादा हो जाती है वो इनके लिए ठीक नहीं है ना। अप टू 40 पर थाउजेंड इट्स फाइन, है ना, वो हायर लिमिट है। क्लियर, ठीक है, इसकी चर्चा हो गई। चलें आगे। अब देखो सागरीय जल में तलछट, है ना, जो सेडिमेंट्स हैं ओशनिक वाटर में, है ना, उनका प्रभाव देखते हैं। तो इसमें जनरली ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा यदि तलछट हो, बहुत ज्यादा यदि सेडिमेंट्स हो, तो ऐसे जल में जो प्रवाल हैं उनकी वृद्धि बाधित होती है ना। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कुछ प्रवाल ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक मात्रा की यदि तलछट हो उसमें भी अपने आप को बचाए रख सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन तलछट की कितनी मात्रा, ये फिर जो है इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लग जाता है, ठीक है। अब देखो सागरीय जल में तलछट का अधिक होना प्रवालों के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होंगे तो प्रवाल ऐसी दशा में जीवित नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे, है ना, वो मर जाएंगे, ठीक है। अब इसके दो कारण हैं, है ना, क्यों ज्यादा अवसाद नहीं होने चाहिए, उसके दो कारण हैं। नंबर एक, प्रवालों की जो ओपनिंग होती है ना, ठीक है, उसमें मिट्टी भर जाती है तो वो श्वसन नहीं कर पाएंगे, और श्वसन नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो एक तो गाद का प्रभाव ये है। दूसरा क्या है कि यदि ज्यादा सेडिमेंट्स होंगे, है ना, तो फिर सूर्य प्रकाश जो है वो गहराई तक नहीं जा पाएगा, और सूर्य प्रकाश जो है वो नहीं जा पाएगा, और प्रवालों के जीवन के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि प्रवाल जो है वो सूर्य प्रकाश के अभाव में मर जाते हैं। क्लियर, आपने दोनों कंडीशन देख ली, है ना। प्रवाल सामान्यतः निर्मल जल में पाए जाते हैं। निर्मल का मतलब यह नहीं है कि पानी लवणीय ना हो, निर्मल का मतलब यहां यह है कि पानी में अवसादों की मात्रा कम हो, ठीक है। नदियों के डेल्टाई प्रदेश में तलछट जो होता है ना, सेडिमेंट्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं,
है ना, जहां रिवर डेल्टा बनाती है ना। और यही कारण है कि प्रवाल जीव हैं वो ऐसे क्षेत्रों में नहीं पनप पाते और इसीलिए नहीं पाए जाते। क्लियर। अब देखो, प्रवाल जीवों की वृद्धि तथा तलछट के बीच का संबंध स्थापित करते समय हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि जहां पर तलछट अधिक होता है वहां पर प्रवाल जीवित नहीं रह पाते। कितना अधिक, ठीक है। और इसमें भी जो प्रवालों की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ प्रवाल ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक तलछट वाले पानी में भी अपना जीवन बचाए रख सकते हैं। कुछ प्रवाल अपने आप को तलछट से मुक्त रखने की क्षमता रखते हैं और तलछट की सामान्य मात्रा में भी अपना जीवन बचाए रख सकते हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि वे कितने तलछट को सहन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है ना, हम यदि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं इंग्लिश चैनल का और ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ वाला क्षेत्र है उनका, है ना। अब ये तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो 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 ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पे जो प्रवाल भित्ति है ना, अवरोधक प्रवाल भित्ति विशाल है ना। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है। इसका मतलब वहां प्रवालों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इंग्लिश चैनल में और जहां पर यह अवरोधक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, उन दोनों जगह पर ऑलमोस्ट जो लेवल ऑफ सेडिमेंटेशन है वो बराबर सा है ना, वो बराबर सा है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश चैनल में हमें प्रवाल देखने को नहीं मिलते, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की विशाल अवरोधक भित्ति वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाल मिलते हैं। अब इसका कारण केवल और केवल तलछट को मत समझ लेना। इसका एक कारण है कि इन दोनों लोकेशंस में हमें तापमानों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इंग्लिश चैनल वाले क्षेत्र में तापमान जो है वो प्रवालों की वृद्धि के लिए सूटेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल करते वक्त सारे डायमेंशंस ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब बात आती है फ्रेश वाटर की। देखो, अभी हमने बात की थी गाद मुक्त जल की, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी लवणता की। आप लवणता वाले पॉइंट्स से इसको जोड़ के देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, यदि ताजा पानी है, अभी आपने ये पढ़ा था ना कि जहां पर नदियां मुहाने बनाती है बड़ी मात्रा में, वहां पर वो फ्रेश वाटर लेकर आती है और उसके साथ साथ में उसमें अच्छी मात्रा में सेडिमेंट्स होते हैं। दोनों ही प्रवालों की वृद्धि के लिए ठीक नहीं है ना। तो बताइए, ये जो फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है ना, जहां पर ताजा पानी बहुत ज्यादा मिलेगा वहां प्रवालों की वृद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिलेगा, है ना। अब यदि ताजा पानी है तो क्या होगा, लवणता की मात्रा कम होगी, उसमें आपको पर्याप्त सैलिनिटी नहीं मिलेगी, है ना, पर्याप्त सैलिनिटी नहीं मिलेगी। समुद्रों में ताजा जल अधिक मात्रा में जहां प्रवेश करता है वहां प्रवाल जीव नहीं पनपते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। क्वींसलैंड जानते हो सब, ठीक है। वहां पर एक जगह है बोवन, है ना, उसके पास एक आइलैंड है स्टोन आइलैंड, है ना। कौन सा आइलैंड है? स्टोन आइलैंड, है ना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रवाल भित्ति है जो ज्वार के पश्चात अनावृत हो जाती है ना। जो हाई टाइड है उसके बाद जब भाटा आता है तो यह अनावृत हो जाती है, ठीक है ना। दिस आइलैंड हैज अ कोरल रीफ विच गॉट एक्सपोज आफ्टर हाई टाइड, है ना। उसी समय वहां पर मूसलाधार वर्षा हो गई। मूसलाधार वर्षा हुई तो क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर की प्राप्ति हुई, है ना। प्रवाल जो है उस फ्रेश वाटर में अपना भोजन नहीं ले पाए, ठीक है। कुछ समय तक उन्हें जब लवणता की प्राप्ति नहीं हुई तो वो प्रवाल जीव जो है वो वहां सारे के सारे मर गए, ठीक है। ये इस बात को साबित करता है कि प्रवाल जीवों के लिए एक निश्चित मात्रा में लवणता वाला जल जो है वो सूटेबल होता है, फ्रेश वाटर उनके लिए ठीक नहीं है ना। अब हम बात करते हैं शांत जल की। देखिए, ये भी बड़ा शानदार है। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि भाई जहां पर वार्म ओशनिक करंट्स पहुंचती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में प्रवालों की अच्छी वृद्धि होती है। हमने की ये बात, ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये वार्म ओशनिक करंट्स क्या करती है, एक तो टेम्परेचर मेंटेन करती है ना, इनको उष्णकटिबंधीय दशाएं चाहिए वृद्धि के लिए, और दूसरा ये लवणता की आपूर्ति करती है। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि प्रवालों की वृद्धि के लिए जल का शांत होना जरूरी है। तो ये सागरीय धाराएं इतना ज्यादा टर्बुलेंस लेकर नहीं आनी चाहिए कि प्रवाल जो है वो अनस्टेबल हो जाए, अस्थिर हो जाए। ठीक है, तो प्रवाल जीव जो है वो झुंड बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, है ना। ठीक है, ये लोग कॉलोनीज में रहते हैं, प्रवाल जो होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं, अतः उन्हीं समुद्रों में पनपते हैं जहां पर जल शांत होता है। जहां पर जल में बहुत ज्यादा उद्वेलन होता है, बहुत ज्यादा हलचल होती है, वो क्षेत्र इनके लिए ठीक, इनकी वृद्धि के लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, अधिक हलचल वाले समुद्र में प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है। प्रशांत महासागर का जल अटलांटिक महासागर की अपेक्षा में अधिक शांत है ना, ये हम जानते भी हैं। ठीक है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसका बहुत विस्तारित होना, प्रशांत महासागर का बहुत विस्तारित होना, और अंध महासागर का तुलनात्मक रूप से सकड़ा होना, है ना, पैसिफिक ओशन की तुलना में सकड़ा होना। ठीक है, तो क्योंकि प्रशांत महासागर में अंध महासागर की बजाय हमें ज्यादा शांत दशाएं मिलती है, यही कारण है कि प्रशांत में अंध महासागर की तुलना में ज्यादा प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है ना। दिस इज वन ऑफ द रीजन, है ना। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अतः प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की अपेक्षा अधिक प्रवाल पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, सिम्बायोसिस, सहचर्य। देखो, कॉलोनीज में रहना, झुंड बनाकर रहना, वो एक अलग बात है ना। उसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रवाल प्रवालों के झुंड में रहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं सहजीवन की। इसका मतलब प्रवाल दूसरे जीवन के साथ सहजीवन दर्शाते हैं, सिम्बायोसिस दर्शाते हैं, है ना। अभी हमने एक स्लाइड देखी थी ना जिसमें हमने कहा एल्गी। ठीक है, तो एल्गी के साथ, है ना, ये सिम्बायोसिस में रहते हैं, ये सहचर्य में रहते हैं। ठीक है, प्रवाल जीव कुछ अन्य जीवों के साथ रहकर विकसित होते हैं, है ना। अन्य जीव जो है जैसे एल्गी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग करके प्रवाल जीव जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। और ये जो अन्य जीव हैं उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है ज़्वांथल, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां ज़्वांथल जीव अधिक होंगे वहां पर प्रवालों की वृद्धि भी अधिक होगी। ठीक है, चलिए ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो हम बात करेंगे भित्तियों के प्रकारों की। ठीक है, बेसिकली जो भित्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। फ्रिंजिंग रीफ, अपतटीय प्रवाल भित्ति, नाम से ही पता लग रहा है तट के साथ सटी हुई। ठीक है, दूसरा है बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसमें क्या होता है बैरियर रीफ में कि तट और भित्ति के बीच में ठीक ठाक आकार की छिछली झील जैसी होती है, ब्रैकिश वाटर लेक जैसी होती है, जिसको लगून कहते हैं। ऐसा मत सोच लेना कि लगून जो है वो अनिवार्यतः अपतटीय प्रवाल भित्ति के केस में अनुपस्थित ही होती है, ऐसा नहीं है ना। अपतटीय प्रवाल भित्ति के केस में भी हमें लगून मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वो लगून बहुत कम गहरी होती है और उसे हम जनरली बोट चैनल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बोट चैनल। वो बहुत कम गहरी और बहुत कम विस्तार वाली होती है। लेकिन जो अवरोधक प्रवाल भित्तियां हैं उनके और तट के बीच में हमें लगून मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और वो लगून ज्यादा गहरी नहीं होगी क्योंकि लगून ज्यादा गहरी होती नहीं है ना। ठीक है, अब ये भी हम जब सिद्धांत करेंगे तब देखेंगे कि लगून का छिछलापन कैसे बना रहता है। इसको भी हम जब थियरीज करेंगे तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो लगून आपको देखने को मिलती है, कई बार इस लगून का संपर्क जो है वो नैरो चैनल्स के द्वारा समुद्री भाग से होता है। क्लियर? अब देखो स्थिति के आधार पर, और तीसरा जो है वो है एटॉल। मैं चर्चा करना भूल गया था, एटॉल, है ना। ठीक है, जिसको हम वलय प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, एटॉल।
कई बार लोग जो है प्रवाल भित्ति के 4 प्रकार भी बताते हैं और इसमें वो क्या करते हैं, कोरल आइलैंड्स को शामिल करते हैं। लेकिन जनरली हम प्रवाल भित्तियों के प्रकार तो 3 ही बताते हैं। ये बात सही है कि हमें जो प्रवाल द्वीप है वो भी दुनिया में अनेकों जगह पर देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ भी जो लक्षद्वीप है वो प्राइमरीली कोरल आइलैंड्स है। ठीक है, अब देखो स्थिति और आकार के आधार पे, है ना, स्थिति, लोकेशन, कहां लोकेटेड है, एकदम तट के पास, है ना, वो हो गई अपतटीय प्रवाल भित्ति। वो चाहे महाद्वीप का तट हो, चाहे वो किसी द्वीप का तट हो, है ना, तट से थोड़ी दूर, तट और भित्ति के बीच में अच्छी लगून, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और यदि तट के चारों तरफ विकसित हो जाए प्रवाल भित्ति, जैसे मान लो कोई आइलैंड है और उसके चारों तरफ प्रवाल भित्ति विकसित हो गई, बाद में जरूरी नहीं है कि वो आइलैंड बीच में हो, है ना, ये जरूरी नहीं है, उसका सबसिस्टेंस भी हो सकता है ना, लेकिन ये जो रिंग जैसी बन जाती है ये होती है एटॉल। क्या होती है, एटॉल, है ना। और चौथी जो हमने बात की थी वो है प्रवाल द्वीप। अब हम देखते हैं कि स्थिति के आधार पे, है ना, तो अपतटीय प्रवाल भित्ति बिल्कुल तट से सटी हुई होती है या बहुत नजदीक होती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति उससे थोड़ी दूर होती है, एटॉल जो है वो मुख्य समुद्र जो भूमि के जो क्षेत्र होते हैं उनसे काफी आंतरिक भागों में भी द्वीपों के चारों तरफ अक्सर देखने को मिलते हैं। हम फूनाफूटी जो एटॉल है उसकी केस स्टडी भी देखेंगे। क्लियर। अब देखो तटीय प्रवाल भित्ति की बात करते हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ के नाम देखिए, तटीय या अपतटीय, अर्थात तट से सटी हुई, है ना, बिल्कुल तट से सटी हुई। कई बार हमें तट और अपतटीय प्रवाल भित्ति के बीच में बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटी, छोटे आकार वाली झीलें भी देखने को मिलती है जिनको हम लगून कहते हैं, है ना। ये जनरली बोट चैनल्स की जैसी होती है, आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति द्वीपों और महाद्वीपों के तटों पर विकसित होती है। तटों के सहारे सहारे इनका डेवलपमेंट होता है। सकड़ी पट्टियां होती है, तटों के साथ लगी लगी सकड़ी पट्टियां होती है। इनका ढाल जो है वो टुवर्ड्स सी या ओशन, है ना, सागरों की ओर या महासागरों की ओर इनका जो ढाल होता है वो होता है तीव्र। कैसा होता है, तीव्र। ठीक है, और जो स्थल भाग है, जो महाद्वीपीय भाग है या द्वीपीय भाग है, उधर का जो ढाल होता है वो होता है मंद। इसका मतलब ये वाले जो ढाल होते हैं ये मंद होते हैं और ये वाले जो ढाल होते हैं ये तीक्ष्ण होते हैं, तीव्र होते हैं। क्लियर। जैसे मान लो यहां पे छोटा सा बोट चैनल है ना, तो देखो ये ढाल हो गया ना। अब ये जो ढाल होते हैं ये मंद होते हैं और ये ढाल जो होते हैं ये तीक्ष्ण होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, इनकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है, लेकिन जनरली ये आधे किलोमीटर से लेके और 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले होते हैं। कई की जगह इनकी चौड़ाई कई किलोमीटर भी देखी गई है। इन जनरल सामान्यतः ये आधे किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाली सकड़ी पट्टियां होती है, तटों के साथ साथ लगी हुई। ठीक है, इनकी जो अपर सरफेस है वो काफी उबड़ खाबड़ होती है ना, काफी उबड़ खाबड़ होती है, रफ होती है और भाटे वाले जल स्तर से ऊपर होती है ना, भाटे वाले जल स्तर से। ठीक है, हम देखते हैं ना कि एक जल स्तर होता है जो हाई टाइड का होता है, एक जल स्तर होता है जो लो टाइड का होता है। जो लो टाइड वाला जल स्तर है उससे ऊपर होती है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो है ये जो मीन सी लेवल है उससे ऊपर भी हो, है ना, लेकिन कम से कम जो लो टाइड लेवल है उससे तो ऊपर जरूर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। ठीक है ना, कि ये जो भित्तियां होती हैं, कौन सी, अपतटीय प्रवाल भित्तियां, ये जो लो लेवल है, लो टाइड लेवल उससे ऊपर होती हैं, कई की बार मीन सी लेवल से ऊपर भी दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सी दिस, है ना, ये देखो तट के साथ लगी हुई है, तट के साथ साथ चल रही है ना, तट के साथ साथ चल रही है। तटीय भित्ति के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर मुख्य स्थल तथा भित्ति के बीच में सकड़ा और छिछला जलभाग देखा जा सकता है और वो है लगून।
वो है लगून। अपतटीय प्रवाल भित्ति के बीच के केस में लगून हो भी सकती है, लगून नहीं भी हो सकती, और यदि लगून होगी तो काफी छोटे आकार की, है ना, छिछली और कम विस्तारित होगी। जनरली इसको बोट चैनल हम लोग बोलते हैं। इसमें भाटे के समय पानी भर जाता है, ठीक है, क्योंकि जब वो लौटती है ना जो लहर है ना, तो इसमें पानी छूट जाता है। तटीय प्रवाल भित्तियां फ्लोरिडा के तट, फ्लोरिडा जानते हो ना कहां पे है ना, अंध महासागर में जो यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत के साथ लगा हुआ जो कोस्ट है ना, वो है फ्लोरिडा कोस्ट। और भारत में मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम के निकट हमें इसके अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रेट कैरिबियन क्षेत्र में इसके हमें और भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लोरिडा का तट है ये भी ग्रेट कैरिबियन क्षेत्र के बिल्कुल पास का ही क्षेत्र है, ठीक उसके उत्तरी भाग में अवस्थित भाग है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए ये देखिए कितना सुंदर डायग्राम है ना। इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। ये देखिए यहां पर ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये भित्ति का लेवल है ना। अब ये जो भित्ति का ढाल है जो समुद्र की तरफ है, ये तीखा है, ये ढाल क्या है, तीक्ष्ण है ना। इस भित्ति के ऊपर यहां देखो ये तलछट और मलबा जमा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहां पे, है ना, तलछट और मलबा जमा हुआ है। ये जो आपको पानी के अंदर दिखाई दे रही है ना, ये जैसे ही लो टाइड लेवल आएगा तो ये बाहर दिख जाएगी, है ना, ठीक है। और अभी क्या है, ये थोड़ी सी जलमग्न है ना। और ये जरूरी नहीं कि ये जलमग्न हो, ये तट के ऊपर भी प्रकट हुई हो सकती है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये जो इसका ऊपरी भाग है, इसको कहते हैं रीफ क्रेस्ट। ये भित्ति का शिखर है ना। और यहां से फिर एकदम से समुद्र की तरफ जो ढाल है वो तीव्र है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीफ क्रेस्ट, है ना, या इसको हम क्या कहते हैं, ये भित्ति का शिखर है, ठीक है। यहां पर ये देखो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, और ये इसके पीछे ये रॉकी सरफेस है ना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो मिट्टी के से जमाव दिखाई दे रहे हैं, ये पुलीन है ना, ये समुद्र, ये क्या है, बीच है, क्या है, बीचेस है ना। और ये वाला जो भाग है ये क्या है, भित्ति समतल है यहां तक, है ना, बहुत कम ढाल है और बाद में एकदम से तीक्ष्ण ढाल है ना। तो भित्ति का सबसे आम प्रकार जो है वो अपतटीय प्रवाल भित्ति है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरल रीफ, दैट इज फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। ये सीधे जमीन से विकसित होती है, सीधे जमीन से विकसित होती है, तटरेखा के साथ एक सीमा बनाते हुए ये देखी जा सकती है, ठीक है। जनरली ये सकड़े लंबे जो प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं। समझ में आ गई बात? अपतटीय प्रवाल भित्ति मैं समझता हूं कि शायद अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अपतटीय प्रवाल भित्ति। चलें आगे, चलिए अब देखो हम बात करते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति की। अपतटीय प्रवाल भित्तियां जो है ना, यही आगे जाके जब और ज्यादा ग्रो करती जाती है तो अवरोधक प्रवाल भित्तियां बनती है। ये हम जब भी हम प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे तो हमें उनमें देखने को मिलेगा। तो ये क्योंकि अपतटीय प्रवाल भित्तियां जो होती है फ्रिंजिंग रीफ, उनके ही फर्दर डेवलपमेंट से ये बनती हैं, तो निश्चित रूप से ये काफी ज्यादा विस्तारित होने वाली है ना, काफी ज्यादा ये चौड़ी और लंबी और विस्तारित होती है इन कंपैरिजन टू द फ्रिंजिंग रीफ, अपतटीय प्रवाल भित्तियों की तुलना में, ठीक है। तट और भित्ति के बीच हमें स्पष्ट लैगून देखने को मिलती है इन केस ऑफ बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति के केस में, ठीक है। अपतटीय प्रवाल भित्ति के केस में लगून हो ये जरूरी नहीं, और यदि होती भी है लगून तो बहुत कम गहरी और बहुत ही कम क्षेत्र वाली होती है, ठीक है। अब देखो इनका जो आकार है ना, इनकी जो साइज है, जितने भी प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं उनमें सबसे बड़ा साइज होता है इनका, सबसे बड़े आकार की होती है ना।
इनकी चौड़ाई कई कई किलोमीटर हो सकती है और ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे भाग में फैली हुई हो सकती हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। अभी हम जब उसके डेटा देखेंगे ना तब हमारी आंख खुलेगी। 1200 मील से भी लंबी है, 2000 किलोमीटर से भी लंबी है वो। ठीक है, हम देखते हैं कि अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा तट के बीच में हमें 30 मीटर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी देखी जाती है। अर्थात हम ये देखते हैं कि जो अपतटीय प्रवाल भित्ति है वो तट के साथ केवल और केवल 30 मीटर की दूरी पर भी देखी जा सकती है और तट और अपतटीय प्रवाल भित्ति के बीच में, है ना, कोस्ट और जो बैरियर रीफ है इसके बीच में कई किलोमीटर्स की दूरी भी हो सकती है ना। ये तो सामान्य है केवल, है ना, ये कई किलोमीटर्स ज्यादा भी हो सकती है। इनका जो आधार है वो अक्सर हम देखते हैं कि 180 मीटर से अधिक गहराई पर पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है, हमने अभी पढ़ा था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं प्रवालों की ग्रोथ के लिए, उनके ओरिजिन के लिए, है ना, उसमें जब हम बात कर रहे थे गहराई की, तो हमने देखा कि 30 से 50 फैदम की जो गहराई है वो इनकी वृद्धि के लिए आदर्श गहराई है। हम यहां कह रहे हैं कि इनके आधार 180 मीटर से भी अधिक गहराई पर देखे जा सकते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब प्रवाल जो हैं जिनके अवशेष आज आप 180 मीटर या उससे अधिक गहराई पर देख रहे हो, वो जब जीवित थे तब उस गहराई पर नहीं रहे होंगे। अर्थात जमाव से, है ना, और इससे सबसिस्टेंस से, अवतलन से हो सकता है कि ये उस गहराई तक पहुंच गए हो या उससे भी ज्यादा गहराई तक पहुंचे हो, है ना। तो ये कारण हो सकता है कि ये जो अपतटीय प्रवाल भित्ति है, इनके आधार जो होता है, इनका जो बेस है अपतटीय प्रवाल भित्तियों के, वो 180 मीटर से भी अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? इसको और ज्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे जब हम प्रवालों के सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि इनका जो समुद्र की ओर वाला ढाल होता है वो तो होता है तीव्र, और जो ढाल भूमि की तरफ होता है वो होता है मंद। ठीक है, तो ये ढाल जो है ये तो होता है मंद, है ना, जो किधर है, जो भूमि की तरफ है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लैंड एरिया है। ठीक है, ये क्या है, ये लैंड एरिया है। क्लियर? ये इधर क्या है, इधर है सी या ओशन। ठीक है, ये वाला जो ढाल होता है ये तीक्ष्ण होता है, ये तीव्र होता है। ठीक है, तट तथा भित्ति के बीच में हमें उथले जल की लेगून देखने को मिलती है, शैलो लेगून देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो लेगून होती है ना, इस लेगून से कई नैरो चैनल्स हमें दिखाई देती है, जिससे ये लेगून जो है ये अन्य सागर या महासागरीय भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये लेगून संकड़े जलमार्गों से, खुले समुद्र से जुड़ी हुई होती है। ये ओपन जो ओशनिक पार्ट है उससे कनेक्टेड होती है थ्रू नैरो चैनल्स। क्लियर? चलिए अब देखिए इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, पहले फोटो देख लीजिए, ये देखो आप, है ना, आपको यहां पर तट और भित्ति इन दोनों के बीच में लगून देखने को मिलेगी, है ना। तट और भित्ति के बीच में क्या देखने को मिलेगी, लगून देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर, है ना, तट के सहारे सहारे सैकड़ों किलोमीटर लंबी दूरी पर फैली हुई ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समीप, है ना, एक बहुत ही विस्तारित अवरोधक प्रवाल भित्ति है और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये पूरी दुनिया की सबसे विशाल प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया की विशाल अवरोधक प्रवाल भित्ति तो है ही है,
पूरी दुनिया की सबसे विशाल प्रवाल भित्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी है, यह लगभग 2000 किलोमीटर जो है उससे भी थोड़ी ज्यादा लंबी है। यदि मील में देखें तो ये लगभग 1250 मील से भी थोड़ी ज्यादा लंबाई की है, 1260 मील की है। ठीक है, 16 किलोमीटर के आसपास इसकी औसत चौड़ाई देखने को मिलती है। औसत चौड़ाई कहीं कहीं पर ये 16 किलोमीटर से संकड़ी भी है, कहीं कहीं पर ये 16 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी भी है। क्लियर? तट से यदि हम तट और भित्ति के बीच यदि लगून वाला भाग देखें तो कहीं पर तो लगून की चौड़ाई जो है वो केवल 11 किलोमीटर है और कहीं कहीं पर ये 130 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब तट से जो भित्ति है उसकी दूरी अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है। कैप मेलविले के पास ये तट के सबसे नजदीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे है कैप मेलविले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर। ठीक है, और जो स्वाइन रीफ है उसके पास में ये सबसे ज्यादा दूर है तट से, 130 किलोमीटर्स। ठीक है, औसत तट से दूरी इसकी वो 30 से 50 किलोमीटर है। तट से दूरी मतलब औसत लेगून की जो चौड़ाई है वो 30 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, लेगून की औसत गहराई 40 फैदम है। औसत गहराई कितनी है? 40 फैदम। चौड़ाई जो है, ठीक है, वो जहां पर सबसे नैरो है वहां पर है 11 किलोमीटर, जहां सबसे ज्यादा चौड़ी है लेगून वहां 130 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्षेत्र देखते हैं, ये कहां है ना। पहले थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको ये भित्ति दिखाई दे रही है भित्ति दिखाई। ठीक है, और वो भित्ति जल जो है ना, जो मीन सी लेवल है उसके ऊपर एक्सपोज हो रही है। ठीक है, ये देखो, है ना, ये भित्ति के ऊपर मिट्टी के जमाव भी देखने को मिल रहे हैं, है ना, भित्ति के ऊपर रेतीली मिट्टी के जमाव हो गए हैं। क्लियर? ये वाले आपको यहां पर देखो, यहां पे स्पर और ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं इस भित्ति के उन ढालों पर जो समुद्र की ओर है। ठीक है, ये जो है ये जो तीखे ढाल है ना, ये अग्र भित्ति ढाल है। इनको 4 रीफ स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 रीफ स्लोप, है ना। ये सागरी भागों की तरफ के ढाल हैं, ये तीखे होते हैं, तीव्र होते हैं। ठीक है, यहां पर ये जहां पर ये देखो ये वाला ये दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर भित्ति जो है वो जस्ट जो जलतल है उसके ठीक नीचे है, कई बार वो बाहर जलतल से ऊपर एक्सपोज होती है, वो है भित्ति शिखर या रीफ क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो है भित्ति समतल वाले भाग हैं, है ना। क्लियर? अब देखो यहां पर हम देखते हैं ये वाला जो स्लोप है, ये वाला, ये तुलनात्मक रूप से मंद है। इसको बोलते हैं बैक रीफ स्लोप टुवर्ड्स द लैंड, है ना, भूमि की तरफ। ये जो है ये है बैक रीफ स्लोप, हिंदी में कहेंगे पश्च भित्ति ढाल या पश्च भित्ति ढलान। ये अग्र भित्ति ढलान है, 4 रीफ स्लोप है, और ये पश्च भित्ति ढलान है, बैक रीफ स्लोप है। याद रखना है, ये मंद होते हैं ढाल और ये तीखे होते हैं ढाल। ठीक है, और ये जो बीच में है ये लगून है। लगून हमेशा शैलो होती है, छिछली होती है, कम गहराई वाली होती है। पूरा डायग्राम समझ में आ गया, है ना। तो हालांकि ये भी जमीन के समानांतर बनती है ना, अपतटीय प्रवाल भित्तियों की तरह, फ्रिंजिंग रीफ्स की तरह बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति भी क्या होती है? जमीन के समानांतर, या यूं कहें कि तट के समानांतर बनती है। अवरोधक भित्ति समुद्र की ओर आगे बढ़ती है, समुद्र की ओर, है ना, आगे बढ़ती है, एक लेगून द्वारा तट से ये अलग होती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो यहां पर
हम जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी बात करते हैं, है ना। अब ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, पहले तो ये देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया का तट है, ये वाला, है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया का तट है, ठीक है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का तट है ना, ये बेसिकली क्या है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट है ना। तो वैसे इन जनरल सेंस बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, और स्पेसिफिक हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। इस तट के साथ साथ हमें ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, है ना, इसको हम लोग बड़ा करें, इसको बड़ा करते हैं तो हमारे सामने आता है ये कैप यॉर्क है, ये वाला तट, ठीक है, ये वाला तट है, और यहां पर आप ये देख रहे हो ये भित्ति है, ये भित्ति है। हम देखते हैं कि ज्यादातर किताबों में हमें भित्ति की लंबाई जो है वो 2000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन कई कई जगह जैसे यहां पर हमें भित्ति की लंबाई जो है ना, ये 2300 किलोमीटर की बताई गई है, लेकिन हम ज्यादातर जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसमें 2000 किलोमीटर के आसपास की लंबाई देखते हैं, ठीक है। यहां से लेके और यहां तक ये भित्ति फैली हुई है ना, इस पूरे भाग में ये भित्ति फैली हुई है, ठीक है, इस पूरे भाग में ये भित्ति फैली हुई है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम इस भाग को यहां देखते हैं, ठीक है। इस भित्ति का ये जो उत्तरी भाग है, गौर करना, जिसको रेड कलर से दिखाया हुआ है, रेड कलर मतलब ये अलार्मिंग कलर है ना, अलार्म है एक तरह का, ठीक है। ये इंडिकेटर है कि हम किस तरह से हम इस पृथ्वी की दुर्दशा कर रहे हैं, ये उसका संकेत है। क्योंकि ये जो लाल रंग है ना, यहां पर 222 भित्तियों का सर्वेक्षण किया गया। तो 222 भित्तियों का सर्वेक्षण किया गया तो उसमें यह पाया गया कि उसमें से जो 81 है वो बुरी तरह से ब्लीच हो चुकी है ना, सीवियरली ब्लीच्ड, गंभीर रूप से वो विरंजित हो गई हैं, उनकी ब्लीचिंग हो गई है। ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल थ्रेट है, ठीक है ना। और इसमें केवल 1% से कम ऐसी भित्तियां हैं जिनकी ब्लीचिंग नहीं हुई है ना। तो 81 जो है वो तो बहुत ज्यादा ब्लीचिंग हो गई है, बाकियों की ब्लीचिंग हुई है लेकिन अलग अलग ग्रेड्स पर हुई है। केवल 1% से कम ऐसे केसेस देखने को मिले 522 में से, जहां पर हमें ब्लीचिंग का केस देखने को नहीं मिला। इसका जो मध्यवर्ती भाग है, ठीक है, यहां पर भी कोरल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा तनाव में है, ठीक है। स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी उत्तरी भाग की है, लेकिन फिर भी स्थिति खराब है। यहां पर 226 भित्तियों का सर्वेक्षण किया गया और उन 226 भित्तियों में से 1/3 लगभग 33% ऐसी थी जो गंभीर रूप से विरंजित हुई है, सीवियरली ब्लीच्ड हुई है, ठीक है। और हमने यहां देखा कि 10% जो है वो ब्लीचिंग से मुक्त है। तो ऊपर वाली से कंडीशन ठीक है, क्लियर। ये सबसे अच्छा पैच है, ग्रीन कलर से है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस वाला पैच है ये, है ना। यहां पर 163 रीफ का सर्वेक्षण किया गया, केवल 1% ऐसी थी जो बहुत ज्यादा, जहां हमें ब्लीचिंग देखने को मिली, ठीक है। बाकी हमने देखा कि 1/4 से ज्यादा तो ऐसी है जिन पर कोई ब्लीचिंग का प्रभाव देखने को मिला ही नहीं, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये यहां से कभी भी सवाल आ सकता है, इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं एटॉल की। किसकी बात करते हैं? एटॉल की। ये रिंग के जैसी होती है, देखो, ये देखो, है ना, जो मुंदड़ी होती है ना, जो हम अंगुली में पहनते हैं, रिंग,
है ना, अंगूठी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, जनरली ये देखा जाता है कि ये स्थल से दूर, स्थल भाग से क्या होते हैं, दूर गहरे सागरीय भागों में, है ना, स्थल भाग से दूर और गहरे सागरीय भागों में। इसके सबसे सुंदर उदाहरण हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार में ये प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती है हमें। ठीक है, हॉर्स जो शू होता है ना, ठीक है, वैसी उसके शेप की या रिंग के शेप की, और यही कारण है क्योंकि ये रिंग के शेप में होती है, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं प्रवाल वलय या वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। ठीक है, इनका नामकरण कैसे हुआ ये समझ में आ गई बात, है ना। इनका निर्माण किसी द्वीप के चारों तरफ अक्सर होता है। हो सकता है कि भविष्य में फिर वो द्वीप जो है उसका अवतलन हो जाए और बीच में आपको द्वीप देखने को ही नहीं मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जब बन रही है तब एक ठीक ठाक चबूतरा है जिसके चारों तरफ प्रवाल भित्ति के विकसित होने से एटॉल बन गई। शुरू में द्वीप नहीं था, हो सकता है कि डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप आपको वहां पर द्वीप का बनना देखने को मिले, है ना। तो पहले द्वीप नहीं था लेकिन बाद में प्रकट हो जाए, ऐसा भी संभव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एटॉल जो है ना, वो उनके केस में जो बीच में लगून होती है उसमें द्वीप होता ही होता है। ऐसा भी नहीं है कि एटॉल के बीच में जो लगून वाला भाग है वहां द्वीप नहीं ही होता, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्राय इसका निर्माण किसी द्वीप के चारों ओर होता है। यह छिछले लेगून को पूर्णतः अथवा अंशतः घेरे हुए रहती है ना। और वो जो लेगून है वो कई चैनल्स के द्वारा, है ना, ये जो सागरीय भाग है उनसे जुड़ी हुई रहती है ना। जनरली हमको इनकी गहराई जो है वो देखने को मिलती है लगून की 80 से 150 मीटर। यदि फैदम की बात करो तो ये 40 से 75 फैदम तक हमें अक्सर जो एटॉल के बीच में लगून मिलती है उसकी गहराई देखने को मिलती है ना। अनेक जलमार्ग जो होते हैं उनके सहारे ये जो लेगून है इसका संपर्क जो है वो समुद्र से देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर में हमें सबसे ज्यादा संख्या में हमें एटॉल देखने को मिलती है। यदि आप यहां से एटॉल को, जैसे मान लो आप यहां से मान लीजिए आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, है ना, तो आपको इस तरह से एटॉल देखने को मिलेगी। ये बीच वाला लगून वाला भाग है और ये दोनों वाले जो ये भित्ति वाले भाग है ना, यदि आप यहां से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो, यहां देखिए कितना सुंदर चित्रण है, देखो, है ना। तट से दूर है, तटीय भाग दिखाई नहीं दे रहा आपको। जनरली ये तट से दूर महासागरों के आंतरिक भागों में हमें ये एटॉल देखने को मिलती है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको रिंग के रूप में दिखाई जो दे रही है ये भित्ति है ना, जो रिंग के रूप में दिखाई दे रही है। ये जो आपको रिंग के रूप में दिखाई दे रही है ये क्या है, ये भित्ति है। भित्ति के इस वाले भाग पर, भित्ति के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी बजरी आदि का जमाव हो गया है ना। ठीक है ना, रेतीली मिट्टी के जमाव भित्ति के ऊपर हो गए हैं, है ना। अक्सर हमें द्वीपों के ऊपर भी जो है प्रवाल द्वीप होते हैं उसके ऊपर भी हमें रेतीले जमाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो भाग है ना, यहां पर भित्ति लगभग थोड़ी समतल जैसी है, इसे कहते हैं रीफ फ्लैट। और ये वाले भाग जो हैं जहां पर सागरीय जो भाग की तरफ ढाल तीखे हैं, है ना, यहां पर आपको कई स्पर और ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर ये शैवाल कवक अर्थात कई एल्गी मिलेगी, क्योंकि एल्गी के साथ जो प्रवाल है वो सिम्बायोसिस दर्शाते हैं, सहजीवन दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो भाग है ना, ये है अग्रभित्ति ढाल, है ना। इधर वाला ढाल अग्रभित्ति ढाल है और अंदर वाला जो है, अंदर वाला वो पश्चिमभित्ति ढाल कहलाता है। अब देखो, समय के साथ भित्ति से घिरा ज्वालामुखी या समुद्री पर्वत कटाव करता रहता है ना, या समुद्र का बढ़ता जल स्तर उसमें बाढ़ का कारण बनता है। इससे बीच में एक लगून के साथ एक एटॉल भी बनती है। ठीक है, ये है एटॉल, है ना। अब हम फूना फूटी एटॉल जो है ना उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्योंकि वो
दुनिया का सबसे सुंदर उदाहरण है एटॉल का, ठीक है, उसको लेके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि फूनाफूटी एटॉल है कहाँ, है ना। यहां पर देखो, ये एक आइलैंड है फिजी, है ना, आइलैंड कंट्री है ये, जानते हो ना फिजी, है ना। महेंद्र चौधरी जहां के मुखिया हुआ करते थे, भारतीय मूल के थे, बाद में विद्रोह हुआ और उनको जो है वो पद से हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग फिजी में रहते हैं, है ना, बहुत बड़ी संख्या में। और यही कारण है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, वो भी भारतीय तक ने संभाला है ना। महेंद्र चौधरी नाम हुआ करता था उनका, ठीक है। तो ये जो फिजी है, यहां पर देखो ये तुवालू है ना, यहां पर इस भाग में फूनाफूटी एटॉल है। आप यहां ये देखो, ये मार्शल आइलैंड्स हैं, ये हवाई आइलैंड है, आप समझ, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया है, ये सामो है, ये टोंगा और ना, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे ये कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, इसको देखिए, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ना। यहां नीचे ग्रेट बैरियर रीफ है, इस तरफ यहां पर आपको ये फूनाफूटी एटॉल देखने को मिलती है। तो फूनाफूटी एटॉल का जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा है, यहां पर मैप के ऊपर वो ये क्षेत्र है, ये वाला, है ना, ये वाला क्षेत्र है फूनाफूटी एटॉल, ठीक है। अब इसको बड़ा करके यहां दिखाया गया है ना। ये बीच में लगून है, ये अनेक चैनल्स हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ये जो लगून है, इसका संपर्क जो है वो चारों तरफ के समुद्री भाग से है, ठीक है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पर देखिए, ये है कितना, 179 डिग्री, है ना, 179 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 179 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, है ना। तो ये 178 179 जो ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, उसके सहारे विस्तारित है, ठीक है ना। और यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये देखिए आप 8 डिग्री 25 मिनट साउथ लैटिट्यूड वाला रीजन है ये, है ना, 8 डिग्री 25 मिनट साउथ, अर्थात ये किधर है, दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में है, प्रशांत महासागर में। समझ में आ गई बात, है ना। ये जो जगह जगह आपको ये ऑरेंज जैसे कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑरेंज जैसे कलर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली इस फूनाफूटी एटॉल के ऊपर डिफरेंट स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं ये, है ना, ये द्वीप है, ठीक है। और ये जो आपको एक स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पूरी भित्ति के अंदर, है ना, ये बेसिकली कोरल रीफ फ्लैट अर्थात समतल प्रवाल भित्तीय क्षेत्र है। समझ में आ गई बात। और ये बीच वाला भाग है, ये लगून है। अब मैं समझता हूं कि शायद यदि सवाल आता है तो हम कर पाएंगे ना, ठीक है। आप ये देखो कि ये लगभग 8 डिग्री से 9 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, उसके बीच इसका विस्तार है। ये देखो 8 डिग्री और 35 मिनट यहां से गुजर रही है, ठीक है। और ये 179 डिग्री ईस्ट जो लॉन्जिट्यूड है ना, वो क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखना 179 है ये ना, एक जगह हो सकता है कि आपको 178 लिखा हुआ मिले टेक्स्ट में, उसको 179 पढ़ना है आपको, ठीक है। ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये देखो ये तुवालू जहां पे है ना, तुवालू, किरिबाती, फिजी, ये वाला क्षेत्र है, ये है फूनाफूटी एटॉल का क्षेत्र, है ना। इसको बड़ा करके यहां दिखाया गया है ना, ये देखो ये है तेपुका, है ना, इस वाले क्षेत्र में है फूनाफूटी एटॉल, इसको बड़ा करके यहां दिखाया गया है, ठीक है ना। ये देखो आप, ये है फूनाफूटी एटॉल, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा जो हमने 3 प्रकार किए हैं, है ना, उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। सबसे पहले आप इस पर आइए, ठीक है। अभी हमने अब तटीय प्रवाल भित्ति पढ़ी थी ना बेटा, ठीक है। ये देखो ये तट के बिल्कुल साथ में लगी हुई प्रवाल भित्ति है, बीच में एक बहुत छोटी सी लगून
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियां तट के निकट पाई जाती हैं, जो कौन सी? अपतटीय प्रवाल भित्तियां। जापान में अधिकांश भित्तियां जो है वो अपतटीय भित्तियां हैं। इवन पूरी दुनिया में सबसे जो मोस्ट कॉमन कोरल रीफ्स हैं वो फ्रिंजिंग रीफ्स है, अपतटीय प्रवाल भित्तियां हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर ये तट और भित्ति, ये भित्ति है ना, इसके बीच में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, ये लगून है, ये लगून है ना। यहां तो यदि या तो लगून होती ही नहीं है, और होती है तो वो बहुत कम गहराई वाली, बहुत छोटे विस्तार वाली बोट चैनल्स जैसी होती है ना। ये कंपैरेटिवली ज्यादा गहरी और ज्यादा विस्तारित होती है कंपैरेटिवली। वैसे तो लगून होती ही छिछली है ना। ठीक है, ये जो भित्तियां हैं, अपतटीय भित्तियां है ना, उसके समान है, लेकिन ये उनसे ज्यादा विस्तारित हैं, और इन अवरोधक भित्तियों और तट के बीच में लगून अनिवार्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, ये तट से थोड़ा दूर होती है, और भूमि और तट और भित्ति के बीच में हमें लगून देखने को मिलती है। अब देखिए ये स्थिति देखिए, है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है ये तो भित्ति है ना। अब देखो यहां पर ये वाला जो आप दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये वाला भाग, ये लगून है, और ये चारों तरफ रिंग बनाती है। ये जो भित्ति है रिंग बनाती है, इन्हें हम कहते हैं एटॉल। क्या कहते हैं? एटॉल। ठीक है, तो भित्ति गोलाकार आकार में पाई जाती है, जहां प्राय वृत्त के मध्य में भूमि अनुपस्थित होती है। प्राय, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आइलैंड हो भी सकता है बीच में और नहीं भी हो सकता, है ना। इस प्रकार की रीफ आमतौर पर दक्षिण प्रशांत द्वीपों में देखी जाती है ना, दक्षिण प्रशांत द्वीपों, ठीक है, उनमें देखी जाती है। फूनाफुटी भी एग्जाम्पल जो है वो दक्षिण प्रशांत द्वीपों से ही लिया गया है ना। अब देखो कई बार जैसे ये भूमि है ना, और ये अलग थलग जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक रीफ का भाग है। इसे बाहरी या आउटर रीफ कहते हैं, है ना। और यदि ये ठीक ठाक दूर हो और चारों तरफ पानी हो, है ना, और एक आइलैंड जैसा हो, तो ये कोरल आइलैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरल आइलैंड। भित्ति भूमि से अलग थलग होती है। जापान में छोटी भित्ति देखी जा सकती है। ऐसी कई उदाहरण आपको जापान के तटों पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एटॉल की बात कर रहे थे, है ना। तो फिजी प्रवाल वलय तथा एलिस द्वीप में फूनाफुटी प्रवाल वलय इसके सबसे सुंदर उदाहरण है। तो ध्यान रखना, फूनाफुटी जो एटॉल है वो कहां है? एलिस द्वीप में है। कहां है वो? एलिस द्वीप में है। ठीक है ना। फिर है फिजी प्रवाल वलय की लेगून जो है वो औसतन 20 से 25 फैदम गहरी है। ये फिजी की नहीं है, बेसिकली ये फूनाफुटी की होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट करने की जरूरत है फैक्ट को। ठीक है बेटा, एक बार करेक्ट करके और फिर इसको याद करना, है ना। फिर हम ये देखते हैं कि जो लक्षद्वीप समूह है ना, वहां पर भी हमें कई एटॉल के उदाहरण मिलते हैं, है ना। जो हमारे जो भारत के अरब सागर में जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड ही है ना। वहां हमें कई एटॉल के उदाहरण भी देखने को मिलती है। अब देखो प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड्स, है ना। तो लक्षद्वीप तो अपने आप में उदाहरण है ही है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो मुख्य महाद्वीपों से थोड़ा दूर, मुख्य महाद्वीपीय भूमि से थोड़ा दूर समुद्र के बीच में अलग थलग स्थानों पर प्रवाल चट्टानों के चबूतरे बन जाते हैं, और हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं कोरल आइलैंड्स। क्या कहते हैं हम इनको? प्रवाल द्वीप कहते हैं, है ना। जब कभी ये भूगर्भिक उत्थान के कारण समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, तो ये मीन सी लेवल के ऊपर द्वीपों के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, आकार बहुत छोटा होता है, और इनकी जो सरकमफेरेंस परिधि है वो कुछ सैकड़ों मीटर से अधिक नहीं होती है। कई केसेस में कई किलोमीटर तक होती है ना। लेकिन ज्यादातर केसेस में इनकी जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है इन द्वीपों की, वो ज्यादा नहीं होती, कुछ सैकड़ों मीटर तक हमें देखने को मिलती है। परंतु कुछ प्रवाल द्वीप कई किलोमीटर लंबे चौड़े हो सकते हैं। उस केस में इनकी परिधि भी कई किलोमीटर्स में
हो सकती है। क्लियर? अब देखो, प्राय जरूरी नहीं है हमेशा, प्राय ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये अंडाकार होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, प्राय, आवश्यक नहीं है हमेशा। ठीक है? इनका तल समुद्र तल से कुछ मीटर ही ऊंचा होता है, बहुत मीन सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई पर इनका तल होता है ना। और समुद्री तूफान वगैरह आते हैं तो ये वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। यदि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती रही और मीन सी लेवल जो है वो ऊपर आता गया तो इस तरह के कई आइलैंड्स जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। कालांतर में इन पर मिट्टी और बालू आदि के जमाव हो जाते हैं। आप आज यदि लक्षद्वीप में जाओगे, आप देखोगे तो आप देखोगे अरे यार ये तो बिल्कुल वैसे ही बजरी मिट्टी की सतह है जैसी हमें हमारे यहाँ देखने को मिलती है। बेसिकली वो प्रवालों के ऊपर, भित्ति के ऊपर मिट्टी और बालू के जमाव हैं। आई बात समझ में? कई बार इन पर वनस्पति उग जाती है। आप लक्षद्वीप के आइलैंड्स देखो, उनके ऊपर खूब वनस्पति आपको दिखाई देगी, है ना। इसकी जैसे उदाहरण है सडबरी, है ना। अब सडबरी को आप वो अर्बन सेंटर मत समझ लेना। सडबरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट क्वींसलैंड जो है उसके पास में, ऑस्ट्रेलिया का जो तट है वहां पर आपको प्रवाल द्वीप के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है? फिर है ग्रीन द्वीप, है ना, ये ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर देखने को मिलता है, ग्रीन आइलैंड, है ना। फिर ये जो बंकर और कैप्रिकॉन द्वीप है ना, ये दक्षिणी भाग में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके जो दक्षिणी छोर है वहां पर आपको ये आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब ये देखो, मैंने आपसे कहा था ना हम लोग ब्लीचिंग की बात करेंगे, कोरल ब्लीचिंग की, है ना। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे प्लेनेट के ऊपर, है ना, और ये हमारे प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है? ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि बड़ी मात्रा में हमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। कोरल ब्लीचिंग के जो दो प्रमुख कारण है, एक है राइज इन टेम्परेचर और दूसरा है ओशनिक वाटर पोल्यूशन, है ना। अब देखो यहां पर ये आपको एक हेल्दी कोरल दिखाया गया है ना। ये देखो ये हेल्दी कोरल है, ये कोरल है, अच्छा रंग है इसका, है ना, और इसके चारों तरफ एल्गी चिपकी हुई है। क्या चिपकी हुई है? एल्गी, जिसके साथ सिम्बायोसिस में कोरल रहते हैं, जिसके साथ कोरल सहजीवन दर्शाते हैं। ठीक है? प्रवाल और शैवाल जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यहां दोनों खुशहाल स्थिति में हैं, इसलिए प्रवाल भी स्वस्थ है। ठीक है? प्रवालों का उनके उत्तकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल ज़ोएंथिल के साथ सहजीवन संबंध देखने को मिलता है। ये शैवाल अपने पोषक मूंगे को भोजन प्रदान करते हैं और उन्हें रंग प्रदान करते हैं। ठीक है? ये शैवाल जो होते हैं ये अपने कोरल को, जिसके साथ ये रहते हैं, उसको भोजन और रंग दोनों प्रदान करते हैं। यदि ये प्रवाल को छोड़कर चले जाएंगे तो भोजन गया, इसलिए प्रवाल मरेगा, है ना, और ये चले गए तो प्रवाल जो है वो रंजित हो जाएगा, उसका रंग भी चला जाएगा। आई बात समझ में? अब ये दूसरी स्थिति देखो, यहां पर ये स्ट्रेस्ड कोरल हैं, तनावग्रस्त शैवाल हैं। इसका मतलब अब स्थितियां जो हैं वो विपरीत हो रही हैं। ठीक है? तनावग्रस्त होने पर शैवाल प्रवालों को छोड़ सकते हैं या छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है? जब समुद्र के तापमान में वृद्धि होती है या प्रदूषण के कारण सहजीवन संबंध कमजोर पड़ता है तो शैवाल प्रवालों के उत्तकों को छोड़ देते हैं। ये देखो यहां पर ये शैवाल जो हैं ये प्रवालों के उत्तकों को छोड़ रहे हैं। ये शैवाल प्रवालों के उत्तकों को छोड़ रहे हैं। ठीक है? 3 नंबर की स्थिति, ब्लीच्ड कोरल, है ना, इसका प्रक्षालन हो गया है। देखिए कहां गया रंग, खत्म। ठीक है? प्रवाल प्रक्षालित और कमजोर हो जाते हैं, ब्लीचिंग हो जाती है प्रवाल्स की, है ना, वल्नरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। शैवाल के बिना प्रवाल अपने भोजन का मुख्य स्रोत खो देते हैं, रंग का स्रोत भी खो देते हैं। ठीक है? सफेद या बहुत पीला पड़ जाते हैं और रोगों के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है।
ठीक है। इसके बाद चौथी स्थिति, मृत प्रवाल, डेड कोरल। ये देखिए कलर चेंज, है ना, प्रवाल मर चुका है। प्रवाल प्रक्षालित और कमजोर हो जाता है और मर जाता है। प्रवालों को आवश्यक भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त पादप कोशिकाओं के बिना मूंगा जल्द ही भूखा मर जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसके तुरंत बाद मूंगे के उत्तक गायब हो जाते हैं और उजागर कंकाल शैवाल से ढक जाते हैं और कोरल जो हैं वो मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। ये कहलाता है प्रवालों का प्रक्षालन। ठीक है, ये देखिए आप, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग की स्थिति है। अभी हमने एक बार तो देखी थी, ये देखो 2016 में, है ना, ये लाल रंग से सबसे गंभीर विरंजन दिखाया हुआ, मोस्ट सीवियर ब्लीचिंग, है ना, और हरे रंग से कोई ब्लीचिंग नहीं। एक ही साल में देखो, है ना, इंटेंसिटी में अंतर आ रहा है ना। ठीक है, तो इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ना, और बहुत जरूरी है कि हम कुछ शीघ्र ही करें ताकि हम कोरल ब्लीचिंग को रोक पाएं, और बल्कि हमें एक कदम और आगे जाकर रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस की कोशिश करनी चाहिए। तो जो नुकसान हुआ है हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी फेवरेबल कंडीशंस डेवलप करने की जिससे हम वापस प्रवालों के स्वस्थ जीवन के लिए दशाएं पैदा कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में जो सिद्धांत है प्रवालों की उत्पत्ति के, उनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित पार्ट 2 लेक्चर आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको तमाम प्रकार के सिद्धांत जो प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित है उनका आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।